capacity building, awareness and social mobilization in case of participatory groundwater management. तो इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो यह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए, हु कैन बी अवर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, एंड मोबिलाइजेशन टूल, स्टेक होल्डर को मोबिलाइज करने के टूल्स क्या होने चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि ये सब जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो एक लर्निंग बेस्ड है। अब तक का जो अनुभव हुआ है उसके आधार पे हमने इसको कंसोलिडेट करके आपके पास लाए हैं। आप पूरी तरीके से फ्री है इसमें नई चीजें इवॉल्व करके डालने के, इनोवेट करके डालने के लिए, लेकिन ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये जो आज की डिस्कशन है, वो आपको एक रोड मैप दिखाएगा कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे गुजारिश है कि इसको अल्टीमेट ना समझा जाए, और ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये प्रोसेस भी इवॉल्विंग प्रोसेस में है, हो सकती है ना, लेकिन डेफिनेटली हमने बहुत इसके ऊपर प्रयास किया था, काम किया था अलग अलग जगह पर, तो उसको समराइज करके कंसोलिडेट करके आपके सामने रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल मोबिलाइजेशन, इसका जो टर्म की स्टेटमेंट है वो ये है कि कुएं का ओनरशिप हो सकता है, बट एक्यूफर तो हमें शेयर करना ही पड़ेगा। तो कुएं मेरा हो सकता है बट एक्यूफर आवर्स, एक्यूफर इज आवर्स। तो वेल कैन बी ऑन बट एक्यूफर कैन बी शेयर। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे लिखी है कि स्मॉल होल्डर्स एंड सस्टेनेबल वेल, ये पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में जब सोशल मोबिलाइजेशन की कहीं बात करते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि छोटे से छोटा, पुअरेस्ट पुअर, वीकेस्ट वीकर, दोनों को हमें ध्यान में रखना है और दोनों को इस प्रक्रिया में जोड़ना है। और उसके लिए हमें वेल को सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि वेल इज अ विंडो टू अप्रोच द एक्विफर, and well is a window to approach to community also. तो अगर देखें तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल मोबिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पिलर क्यों है पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच का, ये इंपॉर्टेंट पिलर क्यों है? एक वजह यह है कि ये कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। शब्द याद रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एनकरेज, इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लोग अपनी इच्छा से इस प्रक्रिया में जुड़े, इस तरीके का एक प्रयास इसमें है। प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। तो जब प्रमोशन की बात करते हैं हम, हाँ, तो मैं थोपते नहीं हूँ चीजों को। तो मैं शुरू से बोलता था आ रहा हूँ कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, हाँ, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर है वही एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि लोग इसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज प्रमोटिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो प्रैक्टिस, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का सिंपल सा डेफिनेशन है, इट शुड बी इंटरजनरेशनल। 5 साल के प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस आई ऐसे नहीं होना चाहिए। हम आज जो प्रैक्टिस यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस आने वाली कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल हो सकती है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस की जो बात करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिस माने बिहेवियर चेंज की जो प्रैक्टिस, हमारे बिहेवियर में जो लाना है। हाँ, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल, हमारे रिचुअल्स है, हमारे समाज में बहुत सारे रिचुअल्स है। एक महत्वपूर्ण रिचुअल से है, कोई भी अक्रॉस द कम्युनिटी इंसान की डेथ होती है, तो रिचुअल्स क्या है आप सोचिए। कभी बदला आता जो
का जो कम्युनिटी ने जो रिचुअल्स 200-300 साल से चला आ रहा है, वो रिचुअल्स को आज फॉलो कर रहे हैं। तो हमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का अप्रोच में कम्युनिटी को इस तरीके से देखना है ताकि इन चीजों को हम प्रमोट कर पाए, अंधश्रद्धा में श्रद्धा के साथ। बिल्ड्स यूजर्स ओनरशिप ऑन द रिसोर्स टू। अभी क्या है, ऑनर का ओनरशिप किसके ऊपर है? सोर्स के ऊपर है, माने कुएं के ऊपर उसका ओनरशिप है, रिसोर्स के ऊपर उसका कोई ओनरशिप नहीं है। लेकिन पानी तो ले लेता है, किसी को बिना पूछे पानी ले लेता है, उसका मतलब क्या होता है? उसको हम कौन सा शब्द दे सकते हैं? डोमिनेट करके उठा रहा है, आज मेरे पास शक्ति है तो मैं उठा रहा हूं। उससे और हार्श वर्ड में बोले तो चोरी कर रहा है, क्योंकि रिसोर्स खत्म होगा तो मेरे बाप का क्या, वो एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। उसको ग्रीडी एटीट्यूड भी हम बोल सकते हैं। ग्रीड की वजह से वो उठा रहा है, जितना पैसे उतना ग्रीड बढ़ेगा तो वो अपना वेल्थ का ऑनरशिप रखता है। वेल्थ का पानी का सही इस्तेमाल कर, सही क्या, जितना हो सके उतना ऑप्टिमम इस्तेमाल करने की बात करता है, बट वो आपकी फर्क के ऊपर उसका कोई ऑनरशिप नहीं है। तो ये अप्रोच जो है वो, फिर जब मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो ओनली एक्यूफर रिसोर्स। रिसोर्स की ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तो एक्यूफर अगर हुआ करे तो सोर्स हो गया, हुआ का रिसोर्स एक्यूफर हो गया। उसी तरीके से रिचार्ज स्ट्रक्चर की बात करें, रिचार्ज चेकडैम की बात करें तो चेकडैम इज ए सोर्स, बट चेकडैम का कैचमेंट इज ए रिसोर्स। तो जो यूजर को जो ओनरशिप चेकडैम के ऊपर सिर्फ नहीं रखनी, उसके कैचमेंट पर भी रखना है। ही शुड बी कंसर्न अबाउट द कैचमेंट, नाउ ही शुड बी कंसर्न अबाउट द एक्यूफर। सिर्फ अपने पास में रिसोर्स, अपने पास में सोर्स आ गया, इट डजंट मीन कि उसका सिर्फ ओनरशिप हो जाए। उसको रिसोर्स के ऊपर अपना ओनरशिप बिल्ड करना है, और जब रिसोर्स के ऊपर ओनरशिप बिल्ड करने जाएगा तो अकेला नहीं होगा। उसको बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये फैसिलिटेट्स नॉलेज शेयरिंग। जो नया नया नॉलेज खड़ा हो रहा है, उस नॉलेज को यूजर्स के पास में अक्रॉस द यूजेस एंड अपने क्या बोलते हैं, अपने खुद के एरिया के बाहर भी इसको शेयर करता है, और जहां जहां तक इसको शेयरिंग की जरूरत है वहां तक वो शेयर करेगा। तभी जाके पूरा रिसोर्स के ऊपर वो एक पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप बिल्ड कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, वो एहसास उसमें आता है। जब वो एहसास आना शुरू होता है तब वो आगे की पीढ़ी के बारे में सोचना भी शुरू करता है। जैसे हमारा सबके दिमाग में, हर एक इंसान के दिमाग में होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाऊं। जब ये ख्याल दिमाग में आ जाता है तो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी का एहसास हो जाता है। तो ऐसे अकाउंटेबिलिटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कम्युनिटी की खड़ी हो, उस तरीके का प्रयास भी सोशल मोबिलाइजेशन का एक उद्देश्य है। स्ट्रेंथन्स लोकल कोलैबोरेशंस। एक किसान का दूसरे किसान के साथ में कोलैबोरेशन करना है, एक गांव को दूसरे गांव के साथ में कोलैबोरेशन करना है, और वो जहां तक एक्वीफर की बाउंड्रीज है उसको वहां तक उसका कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेशन हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। हॉरिजॉन्टल की जब बात करते हैं तो अगर मान लो एक ही एक्वीफर 4 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है तो 4 डिस्ट्रिक्ट में कोलैबोरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, या 4 ब्लॉक को कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी। एंड तो वर्टिकल की बात करते हैं तो एक एक्वीफर में से हमारे जो दूसरे चीजें, जैसे एग्रीकल्चर वर्टिकल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर वर्टिकल हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वर्टिकल हो गया।
तो एक गांव में इस वर्टिकल कोलैबोरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन, तो ये दोनों तरीके से कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने की प्रक्रिया करता है। अब वो इम्प्रूव्स रेजिलियंस, जो समस्या आती है जैसे मान लो ड्राउट, ड्राउट का प्रभाव जब हम पे आता है, तालाब अगर है, तालाब में ड्राउट हो गया तो पानी नहीं आएगा, तो गांव को सस्टेन नहीं करेगा, गांव को सस्टेनेबल सप्लाई नहीं कर पाएगा। बट अगर ग्राउंड वाटर में है तो ड्राउट जैसा आपत्ति के टाइम पे भी गांव अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। इट्स कॉल्ड रेजिलियंस। गांव की क्षमता होगी कि इस आपदा में भी अपने पैरों पे खड़ा रह पाए, तो कैपेसिटी होगी उनके रिसोर्सेज की जो उसको इस तरीके की आपदा में भी बचा के रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइव्स बिहेवियर चेंज। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो खुद ब खुद अपना बिहेवियर में चेंज हो जाता है। सिंपल सा अच्छा एग्जांपल है, जब टीनेजर होते हैं, शादी नहीं होती है, तब का हमारा बिहेवियर और शादी होने के बाद हमारा बिहेवियर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमारा बिहेवियर भी उस तरीके से चेंज होता है। मोबिलाइज रिसोर्सेस एंड सपोर्ट, लार्जली कन्वर्जेंस, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये समस्या है तो हमें कहाँ से रिसोर्स को मोबिलाइज करना है वो हमें पता है, तो हम सपोर्ट भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, सपोर्ट के लिए कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे नॉलेज जब महसूस हुआ तो नॉलेज डालने की बात करेंगे। जैसे आज एक समाज में एक व्यवस्था चलती है, अगर मान लो कि समाजवादी बिल्ड करना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कोई मंदिर बिल्ड करना है, तो क्या करेंगे, समाज उस गांव के कुछ परिवार के पास उतनी व्यवस्था नहीं होगी, और दे विल डू, विजन बनाएंगे, पूरा एक व्यवस्था खड़ी करेंगे, देन बोलेंगे कि हमको इतना सपोर्ट चाहिए। तो जिन जिन लोगों को इस व्यवस्था को सपोर्ट करना है या जिनका कंसर्न है इस व्यवस्था के लिए, everyone will come together to help these people, help these stakeholders। तो एक व्यवस्था वहां पे खड़ी हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का ये भी है। हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग के बगैर ये बात होती है तो क्या होगा, सोच सकते हो क्या हो सकता है। बिना कैपेसिटी बिल्डिंग को अगर आपने सोशल मोबिलाइजेशन किया तो क्या होगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा कुछ भी एफर्ट्स। ओके। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम ऐसी चीजें भी कर लेते हैं, तो जो जरूरत नहीं है वो चीज भी हम अपने पास में ले लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे को अच्छे से काम में आए। तो ये चीजें जो है कन्वर्जेंस और रिसोर्स सपोर्ट के लिए, तो कैपेसिटी बिल्ड नहीं है, मुझे मेरी जरूरत का अंदाजा नहीं है तो मैं कुछ भी ले लूंगा, चाहे वो मुझे काम में आए या नहीं आए या मेरा नुकसान भी हो जाए उससे। हाँ, मैं अभी मेरा खुद का एक अनुभव, मतलब आप लोग नहीं है, तो मेरा एग्रीकल्चर लैंड के लिए मुझे किसी ने बोला कि गोडाउन का एप्लीकेशन कर दो, तो मैंने अप्लाई किया। गोडाउन गवर्नमेंट से मंजूर होकर आ गया क्योंकि उसमें 1 लाख रुपया मिलता है। जब मैंने गोडाउन का एस्टिमेट निकाला तब मेरे को पता चला कि 5 लाख रुपया एस्टिमेट हो रहा, 4 लाख डालने के बाद मुझे 1 लाख मिलेगा, और वो 1 लाख भी लेने के बाद 1 लाख भी मेरे को कब मिलेगा कोई एश्योरेंस गारंटी नहीं है, उसमें मेरे को 20-25 हजार और भी दूंगा तब जाके शायद वो लोग मेरे पैसे रिलीज करें। तो मैं छोड़ के मेरी गोडाउन की जरूरत तो है ही नहीं, आई नीड शेड, तो शेड तो मेरा 65-70 थाउजेंड में ही हो जाएगा, तो मैं क्यों 1 लाख रुपए के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा, मतलब मेरे पूरा बैलेंस को तोड़ा दूं, तो मतलब 1 लाख रुपए का मेरा पुत्र लेने जाऊंगी और मैं 4 लाख रुपए मेरा कसम माने मेरी डिपॉजिट में व्यय कर दूंगी, मेरी जरूरत का मुझे अंदाज नहीं होगा। तो दैट्स इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ जब अवेयरनेस करते हैं, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज करता है क्योंकि सिनर्जी खड़ी करता है, पर पता है कि ये क्यों मेरे से मांग रहा है तो हम उसकी जरूरत भी समझेंगे। ये जो है मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट वो वाला बात है
जैसे इंग्लिश में 6 लिखते हैं ना, अगर दोनों साइड खड़े रह गए तो क्या दिखेगा? एक को 6 दिखेगा, एक को 9 दिखेगा। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे बेस्ट बात यह है कि आप सामने सामने खड़े रहकर कभी कॉम्प्लेक्स दूर नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिमूव द कॉम्प्लेक्स, जब 6 देखने वाले लोग इधर आ जाएंगे तो दे विल आल्सो अंडरस्टैंड, हाँ इसको 9 क्यों दिख रहा है, और 9 देखने वाले लोगों को भी उधर जाना पड़ेगा। तो बोथ द हैंड, दोनों हैंड से लोगों को मूव होके एक साइड पे आना पड़ेगा और दोनों को साथ में इस चीज को देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, तो 6 और 9 का कॉम्प्लेक्ट नहीं रहता है, तो उसको 6 क्यों दिखता है वो भी पता चलेगा, इसको 9 क्यों दिखता है वो भी पता चलेगा। तो दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल मोबिलाइजेशन। अब कमिंग टू प्रिसाइज पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, वो भी पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए था, बट मोर और लेस इट वाज फॉलोइंग द प्रिंसिपल एंड फिलोसफी of the community mobilization and capacity building। अब हम बात करें कि हमें पूरे कल्चर को खड़ा करना है, कम्युनिटी सोशल मोबिलाइजेशन क्यों करना है, तो ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए और ग्राउंड वाटर के साथ जुड़ा हुआ एक्विफर को मैनेज करने के लिए पूरी व्यवस्था को खड़ी करना है। क्योंकि आज तक किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया है, तो किसी को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई 3 सेंट्रिक अप्रोच हमें लगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें इसमें एक स्ट्रेंथ दिखती है समुदाय की। कम्युनिटी जो है, आप सिखाने जाओगे तो सीखेगी नहीं, बट आप कुछ किया तो आपको देख के बहुत सारी चीजें वो ले सकती है। तो मतलब जलसी एटीट्यूड जो है समुदाय का, उसको पॉजिटिवली देखे तो हम उसमें जलसी क्रिएट करो। जैसे नेगेटिव जलसी है, पॉजिटिव जलसी भी हो सकती है। तो दैट्स व्हाई एक सेंटर में दिया है जिसको हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कंट्रोल। हाँ, उसको आप अगर कंट्रोल कर लेंगे और उसी में कंट्रोल वे में अगर आपने कुछ किया तो डेफिनेटली जेलसी वाले लोग तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। जब ये 2 चीजें हो गई तो जिन लोगों को इससे कंसर्न है, हाँ जिन लोगों को इससे कंसर्न है, वो खुद ब खुद इस प्रक्रिया में आ जाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल के साथ इसको हम बात करें, जैसे मान लो कि आरओ टेक्नोलॉजी पहले आया, तो किसी ने तो यहाँ पे रिसर्च किया होगा, दिखाया होगा, दिखाने के बाद उसने डेमोन्स्ट्रेशन किया। डेमोन्स्ट्रेशन को थोड़ा टीवी या मीडिया के माध्यम से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। तो हुआ क्या कि भाई इसके घर में आ रहा तो मेरे घर में भी होना चाहिए। तो फिर आसपास के कुछ लोग आए, फिर मेरे को भी आरओ चाहिए, मेरे को भी आरओ चाहिए। तो क्या हो गया कि मार्केट आ गया बहुत सारा आरओ प्रोड्यूस करने के लिए। पहले आरओ को बेचना पड़ता था, आरओ बेचने के लिए लोग जाते थे, नाउ आरओ खरीदने के लिए लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आउटर मोस्ट सर्कल जो कंसर्न सर्कल था उस एक्टिवेट हो गया, तो खुद ब खुद ये चीजें आ गई। लेकिन ये दोनों ने क्या किया, एक जरूरत को खड़ा किया। द सेम अप्रोच हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में जो कोर पार्ट हमारा है, बफर पार्ट है एंड द आउटर स्फीयर है। तो 3 सर्कल को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई कोर पार्ट में आप पूरा प्रिंसिपल, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास बहुत सारा स्केल अप होने की क्षमता नहीं है, तो आप एक जगह पे थॉरली उसको डेमोन्स्ट्रेट करो और दिखाओ लोगों को। तो जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे ऐसे ऐसे कन्विंस होते जाएंगे, और कन्विंस होते जाएंगे तो उसको जो चाहिए वो उसमें से पिक करते जाएंगे, और जब पिक करते जाएंगे तो पूरा एनवायरनमेंट खड़ा हो जाएगा दोनों को मिला के। तब लोगों को लगेगा हाँ इन चीज की जरूरत तो है। हो सकता है कि वो 100% इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करें, बट ये फिलोसॉफी को तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, क्योंकि दिस इज स्लाइटली लार्जर मार्केट। यहाँ पे लार्जर मार्केट है तो सब लोग उसको आ जाएंगे। और फिर ये पूरी प्रक्रिया ऊपर फीड होती है, ऊपर जब नीचे आएगी तो यहाँ पे फीडबैक प्रोसेस, तो जहां से डेटा आया, डेटा एंड प्लानिंग हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, रिव्यू हुआ, अगेन इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आई, फिर से वो नए, तो ये सर्कल जो है वो पूरा आगे बढ़ता रहेगा। तो दिस इज अप्रोच फॉर आइडेंटिटी। और इन चीजों में
हमें ये प्रेस करना है कि यहाँ पे कौन हमारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कौन हमारे यूजर हो सकते हैं, कौन हमारे बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कौन है, इस तरीके से यहाँ पे कौन है। अगर इस सर्कल में सब लोगों का नाम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हाँ, जैसे ये सर्कल जो है इसमें एडवोकेसी अवेयरनेस एंड पॉलिसी लेवल पे काम करने की जरूरत है। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर आ गया, या गवर्नमेंट सेक्रेटरी आ गया, या एमपी एमएलए आ गया, उनको यहाँ पे ले आना है, क्योंकि उनका कंसर्न है मेरा एरिया डेवलप हो। आज उसको डेवलप कैसे करना हो पता नहीं है, तो ये रास्ता दिखा रहा है। तो ही विल पिक। जैसे अभी देखो कि सर गवर्नमेंट भी बात करने लगे, अटल भूजल योजना बेसिकली यहाँ पे आती है, क्योंकि इसने देखा कि ये चीजें तो काम कर रही है, तो अटल भूजल योजना, सेम, ये सब यहाँ पे आ गए। सेम में जैसे राजकोट में काम किया या 10 सिटी में काम किया, तो ये यहाँ सर्कल में था। अभी 75 सिटीज ये है, देन दिस होल कंट्री। तो पायलट डेमो तो यहाँ पे हमने पता लगाया, हमें सीखा ये वो आर द स्टेक होल्डर। कॉर्पोरेशन स्टेक होल्डर है, कॉर्पोरेशन में रहने वाले इंजीनियर स्टेक होल्डर्स है, प्लानर स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट प्लानर, प्राइवेट बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर स्टेक होल्डर्स है, डीलर स्टेक होल्डर्स है, हाँ, श्रम एरिया वाले लोग स्टेक होल्डर्स है हमारे। सब लोगों को यहाँ जोड़ के, किसी को प्रॉब्लम की वजह से स्टेक होल्डर थे, किसी को मार्केट करना जैसे स्टेक होल्डर थे, किसी को गवर्न करना जैसे स्टेक होल्डर थे। तो तीनों सर्कल का जो एक मिनिएचर जहाँ पे डेवलप करके रखा, और वो डेवलपमेंट जो था उसने सारी परिस्थिति को पढ़ना सिखाया, रोड मैप दिखाया, और रोड मैप को फिर आगे ले जाने की प्रक्रिया की। तो दिस इज द three layered approach for the engaging the community, when, where, how and who। ये 4 सवालों का जवाब हमें यहां से मिलता है। जैसे सेंटर ऑफ कंट्रोल लार्जली फोकस ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी जरूरत है, क्योंकि उनको मैनेज करना है। एक गांव को अपने रिसोर्स को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट एबिलिटी उसमें डेवलप करना है। सर्कल ऑफ कंसेंसस तो अवेयर करना है, ताकि वो अपने लिए सिलेक्ट कर पाए कि मुझे ये लेना है। अब जो लेगा तो पता चलेगा कि इस तरीके से मुझे लेना है, आंख बंद करके मुझे नहीं लेना, इसलिए जैसे किया वैसे लेना है। अगर मैं आंख बंद करके ले लूंगा तो हो सकता है कि वो लेने के लिए पूत और खोआ एक खरीद क्या बोलता है, क्या था नाम उसका, कसम, हाँ कसम, कसम खाने जैसी बात हो जाएगी। तो वो सोच समझ के लेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग को फोकस करना है, यहाँ पे अवेयरनेस, बट इस दोनों का कॉम्बिनेशन का अवेयरनेस यहाँ ले आना है। एंड देन सर्कल ऑफ कंसर्न, तो जिन जिन लोगों को कंसर्न है उसको हम एडवोकेसी में ले आए, और उनको बोले कि नाउ यू गो एंड सपोर्ट दिस 2 सर्कल्स, तब जाके पूरी प्रक्रिया सही होगी। जैसे यहाँ लिखा है कि यूजर्स, लोकल इंस्टीट्यूशन, जीपी एंड लोकल लीडर्स, इन लोगों को आप, ये आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। अब इन लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना है आपको, तो आपका हर एक का कैपेसिटी बिल्ड करने का एक विजन, एक अप्रोच, एक मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए, किसको किस लिए कैपेसिटी बिल्ड करना है, वो आपके पास क्लियर फ्रेमवर्क यहाँ पे आ जाएगा। सर्कल ऑफ कंसेंसस मतलब वाटरशेड, एक्वाफर, और जो भी शेयरिंग यूनिट है, अर्बन पेरी अर्बन की बात करते हो तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पूरा इस सर्कल में ऐसे लोगों को लाना है जो कुछ भी करेंगे तो एक्वाफर को मैनेजमेंट होगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक चीज के लिए उसको 10 स्टेप फॉलो करके हमने किया है, इधर 10 स्टेप फॉलो नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन वो अपने आप लेना शुरू करेगा। तो कम, जैसे मान लो कि रिचार्ज ट्यूबवेल बनाना, अब उसके लिए क्या जरूरत है, रिचार्ज ट्यूबवेल बनाना कितनी डेप्थ पे करना है, कितना एरिया में करना है, उतना वो सीख लेगा, रिचार्ज ट्यूबवेल बना लेगा। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट तो शुरू कर दिया उसने। इस किसान ने ऐसे करके अपना गेहूं में 4 इरिगेशन बचा दिए, मॉइस्चर मीटर का यूज करे, मॉइस्चर मीटर खरीद लेगा और भी करना शुरू कर देगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत। अगर एज लॉन्ग एज वो अपना पैसा डाल रहा है, अपने रिसोर्स के प्रति जिम्मेदार बन रहा है, तो हमें क्या है जरूरत उसको उंगली करने की।
कि नहीं देख तू ऐसी ही प्रक्रिया से कर, नहीं तू यूजर ग्रुप बना के वेस्टर्न मेटल परचेस कर, क्या जरूरत है वो कहने की। हम रिचार्ज ट्यूबवेल बनाते हैं, उसके आपको 10 फार्मर का ग्रुप बनाते हैं। अब वो 100 एकड़ वाला फार्मर है, खुद उसको बनाने दो ना, अपना पानी लेगा उससे पहले डालेगा तो सही, तो ही बिकम रिस्पॉन्सिबल। तो इंस्टीट्यूशन नहीं किया रहा है तो अपने आप में वो बंदा इंस्टीट्यूशन है कोई। तो ये चीजें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है। जब इसको सपोर्ट करना है तो देन डिसीजन मेकर्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव टू कम फॉरवर्ड कि भाई ये किया तो आगे जाके इसमें कुछ समस्या होगी तो इसके क्या समाधान हो सकते हैं, चलो सोचिए। आज की डेट में अगर इसमें समस्या आ रही है तब ये यहाँ तो बहुत अच्छे से बन गया है क्योंकि लोगों ने हैंड ओवर किया था ये सब क्या, लेकिन जब यहाँ पे आया तो कुछ समस्या आती है, जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो रिसर्च यूनिट को जाके सोचना है कि भाई इसको रोकने के लिए आप विकास स्ट्रक्चर ना बनाओ नहीं, लेकिन विकास स्ट्रक्चर में ये फिल्टर लगाओ तो आप इस समस्या को सुलझा सकते हो। तो ये पूरा अप्रोच है कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस करके एडोप्टेशन पे जाना है एंड एडवोकेसी करके इन पूरी व्यवस्था को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तभी जाके ये पूरा सर्कल जो है वो एक रोटेशन में आएगा। ये करना है तो हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग, उस तीन सर्कल के कौन कौन से स्टेक होल्डर है उनको आइडेंटिफाई करना है, प्रेजेंस आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका मैपिंग करना है, देन कम्युनिटी अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन करना है, किसको अवेयर करेंगे किसको सेंसिटाइज करेंगे, देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेट करना है। सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करके छोड़ नहीं देना, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करेंगे तब जाके वो व्यक्ति नई चीजों को तो समझ पाएगा, नए डायमेंशन में सोच पाएगा, नए डिसीजन ले पाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग टू टेक ए डिसीजन, एजुकेशन ये डिसीजन मुझे क्यों लेना है, क्यों लेना चाहिए, वो एजुकेशन है। कैपेसिटी बिल्डिंग है मैं आज ये नहीं कर पाऊं लेकिन अगर ये मेरे पास में तो मैं कर पाऊंगा, ये दोनों के बीच में फर्क है। देन पार्टिसिपेटिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग तो हम करें पार्टिसिपेटरी, हाँ बट डिसीजन मेकिंग भी करना जरूरी है क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली लेकिंग। तो ये एक्शन हमें करना है। देन फॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारा एक एक्शन है। मान लो ग्राम पंचायत हो गए, एसएचजी ग्रुप्स हो गए, सीबीओस हो गए, डेयरी के कोऑपरेटिव्स होते हैं गांव में, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको स्ट्रेंथन करना है। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, आगे इन सब स्टेक होल्डर में प्रमोट करना है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन बाय द कम्युनिटी, कम्युनिटी ही इसको मॉनिटर करे तब जाके वो चेंजेस देख पाएगी, तब जाके वो आने वाले समय में कुछ परिवर्तन करना है अपने अप्रोच में तब कर पाएगा। वो अप्रोच में परिवर्तन कब करना है वो उसको समझ में आएगा तो इज एजुकेटेड। और ये परिवर्तन करूं या नहीं करूं उसका डिसीजन लेना वो कैपेसिटी बिल्डिंग है दूसरी। हाँ, देन इन चीजों को पॉलिसी के साथ लिंकेज करना है एडवोकेसी करते हुए, ये भी एक एक्शन है। जेंडर एंड इक्विटी कंसिडरेशंस, कास्ट एंड जेंडर को इसमें लेके आना है। मेरा पहला स्लाइड था स्मॉल होल्डर सस्टेनेबल वेल्थ, अगेन एंड कंटिन्यूस एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये चीज अगर छूट गई तो वो पूरा कोलैप्स हो जाएगी। कब तक कंटिन्यूस रखना है, जब तक वो खुद करना नहीं चालू करे तब तक, अदरवाइज आप निकल के आ गए वो घर जाके सो गए। जैसे कल वंदना पाने किया था, बोला इसको देख के और वीडियो नहीं आए थे। तो कंटिन्यूस एंगेजमेंट रखेंगे तो हम कंटिन्यूस सीख पाएंगे। तो नाउ कमिंग टू द स्टेक होल्डर्स, तो हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं। दिस आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्टली अफेक्टेड एंड इन्वॉल्व है ना, जो सीधा ग्राउंड वाटर के साथ इन्वॉल्व है या फिर ग्राउंड वाटर में कुछ भी हो तो उनको इफेक्ट होती है। कौन है, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वाटर यूजर्स, पहले वो है वुमेन एंड मार्जिनाइज्ड ग्रुप, क्योंकि अगर गांव में पानी खत्म हो गया
तो सबसे पहले इनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास तो कुछ पैसे होंगे, खुद से इनके पास कुछ भी नहीं होगा। लोकल कम्युनिटीज एंड हाउस होल्ड, water user associations, village panchayat, local self government bodies, well owner and groundwater operators। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों को डायरेक्टली ग्राउंड वाटर के साथ सीधे सीधे रिलेशन में है, सीधे लिंकेज इसमें है। तो ये आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गए, कि इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको मैप करना है। योगेश भाई, इसमें वो भी इंक्लूडेड होंगे ना जो ग्राउंड वाटर सप्लाई करते हैं टैंकर्स वगैरह के थ्रू, जिसका लाइवलीहुड डिपेंडेंट, दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट, राइट? जब हम बात करते हैं ना, ये ज्यादातर हम बात कर रहे हैं वो यूजर लेवल की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करता है और यूज करता है एक पर्टिकुलर यूनिट में रह के। जो आप बोल रहे हो कि जो टैंकर सप्लाई करता है वो बिजनेस करता है, तो इज एन आउटसाइडर वाटर सप्लायर। तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ग्राउंड वाटर के ऊपर नहीं है, जिसका लाइफ डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड है, लेकिन वो लाइवलीहुड बिजनेस के एंगल से है, वो कहीं ना कहीं इनइक्विटी पैदा करता है वो। तो इसीलिए हम जो प्राइमरी स्टेक होल्डर लिस्ट में शायद वो टैंकर सप्लायर नहीं आएगा। पंचायत आ सकती है कि पंचायत बड़े टैंकर परचेस करके गांव को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल में लाए। आप समझ रहे हो ये मेरे कहने का मतलब? हाँ यार, ठीक है, समझ गया मुझे। देन आता है जो फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स। जो शिवानी आपका जो सवाल था, दे कम हियर। टैंकर सप्लाई एक तरफ से सपोर्ट है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एक्सटेंशन वर्कर्स एंड कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, ये जो है वो फैसिलिटेटिंग तरीके का रोल प्ले करते हैं। कई प्रॉब्लम में उसका हैंडओवर करके उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने का प्रयास करते, उसको कहीं ना कहीं उसको आगे ले जाने के बारे में। आगे ले जाना मतलब जब इंसान एकदम बीमार है तो उसको इमीडिएट मेडिकल रिलीफ देनी है तो देनी पड़ेगी, फिर आप उसका धीरे धीरे करके उसका हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप आयुर्वेदिक पद्धति को फॉलो कीजिए। बट इमीडिएटली उसको लाइफ सेविंग करना है तो लाइफ सेवर्स इसमें आएंगे। बट साथ साथ में इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करवाने के लिए भी किसी को काम करना पड़ेगा। तो दिस टर्म, हाँ, उसमें आप ट्रेडर्स बात बोल सकते हो कि ट्रेडर्स आर ऑल्सो द फैसिलिटेटर, क्योंकि वो एक तरह, लेकिन उसमें ट्रेडर्स में होता क्या है कि दे आर क्वाइट सेल्फ सेंट्रिक। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, वो सेल्फलेस स्टेकहोल्डर्स है, कि जो एक समुदाय को ऊपर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स है, जो इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है लोकल से लेके स्टेट लेवल तक के, उन सबको कहीं ना कहीं इसमें हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि या तो दे फॉल्स अंडर द सेंटर ऑफ कंसर्न, जो ग्रीन वाला है ना उसमें, क्योंकि उनको पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करना है। वो एनजीओ का जिम्मेदारी नहीं है, वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट जिम्मेदारी हमें लेना है तो पहले स्टेक होल्डर अपने डिमांड तो रखे कि हमें ये चाहिए और उसको उनको दो, अदरवाइज क्या करेंगे, ये अपने पास जो दे देंगे। देन फंडिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बैंक ऑफरिंग वाटर और एग्रीकल्चर लोन, डेवलपमेंट एजेंसीज एंड डोनर ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सीएसआर प्रोग्राम्स। या फिर एग्जांपल दूं मैं, जैसे अगर मान लो कि हम सेंटर ऑफ कंट्रोल में काम कर रहे हैं, हमारे पास, हमें उनको 5 किसान के साथ काम करना है। एक किसान है जिसके पास 3 एकड़ लैंड है और दूसरा किसान है जिसके पास 300 एकड़ लैंड है। तो 3 एकड़ वाला जो किसान है, हो सकता है उसके लिए हम कहीं से फंडिंग की अरेंजमेंट करके उसको देंगे, लेकिन 300 एकड़ वाले को बैंक के साथ
कनेक्शन करवा के उसको रिचार्ज करने का भी लोन दिला सकते हैं हम। तो ये जो स्टेक होल्डर किस तरीके से सपोर्ट में आ सकते हैं, वो हमें सही स्टेक होल्डर की मैपिंग होगी और स्टेक होल्डर की कैपेसिटीज क्या है इस तरीके का सपोर्ट लेने के लिए, तब उनके साथ ये हम एक कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। देन पॉलिसी एंड लीगल स्टेक होल्डर्स, लॉ मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर, जुडिशियल बॉडीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम ग्राउंड वाटर ऐसे कॉमन की बात करते हैं तो, और आज तो हम सारे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भाई सारा समुदाय, सारा समाज सुधर गया है, अच्छी तरीके से सेल्फलेस हो गया है, एक दूसरे का ख्याल करके कर रहे हैं, बट वो एक ड्रीम है, वो होगा नहीं। उसमें से कभी ना कभी कोई एक बंदा आ जाएगा, हो सकता है पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर दे। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन चीजों का सहारा लेना जरूरी। जैसे मान लो किसको प्रोटेक्शन चाहिए, उस चीज को प्रोटेक्शन करवाना है जो सबको काम में आने वाली है। अगर मैं आपके सामने एक केस रखूं कि एक गांव का एक कुआं है, 3 कुएं हैं, एक कुएं में सारे गांव का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, दूसरा कुआं है जिसमें कुछ मालधारी लोग कलेक्टिवली इरिगेशन करके, ग्रेजिंग करके अपने कैटल का पीने का पानी सब व्यवस्था कर रहे हैं, और एक कुआं है जो मेरे फार्म में है। ये तीनों की जब बात आएगी तो तीनों का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मेरे लिए क्या होना चाहिए। एक को मुझे लीगली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो है ड्रिंकिंग वाटर का, क्योंकि किसी ने भी इसमें किया तो सारे गांव के सभी लोगों को इफेक्ट हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए अगर मैं कायदा का सहारा लेता हूँ तो नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। अब दूसरा जो है कम्युनिटी, जो ग्रेजिंग लैंड, जो ग्रेजर्स है, एनिमल हस्बेंड्री वाले लोग हैं, उसको कर रहे हैं, तो मुझे उसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करके इंस्टीट्यूट सपोर्ट दूं मैं, इंस्टीट्यूशन को उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, तो इंस्टीट्यूशन विल टेक केयर ऑफ दैट। उसको साथ प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और अब इन दोनों का पानी बरकरार रहे, क्योंकि एक में पूरे गांव का इंटरेस्ट आता है, मतलब सारे के सारे लोगों का जीने के लिए चाहिए, दूसरा जीवन और आजीविका ज्वाइंटली है, और तीसरा वाला है वो मेरे परिवार की ही आजीविका है। मेरा जब खेत की बात करता हूं तो मुझे इन तीनों को जोड़ना है। अब मैं तीसरा वाला जो है उसको मैं प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उसको मुझे प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उसको मुझे सेंसिटाइज करना है, उसको मुझे एजुकेट करना है कि बोलूंगा भाई तू इस तरीके से करता रहेगा, तेरा कुआं तेरे को पानी देता रहेगा, और उसको तू संभाल, क्योंकि तेरा ऑनरशिप में है। हमारे घर पे कोई आ जाता है तो लकड़ी लेके मारने खड़े हो जाते हैं, पुलिस को कंप्लेंट करने बाद में जाएंगे, लेकिन अगर मान लो सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में चोर आ गया तो शायद घर से बाहर ना भी निकले, 2-3 मर्द लोग निकलेंगे, बाकी लोग नहीं निकलेंगे, तो ऐसा सीन हो जाता है। तो दैट्स वेयर द पॉलिसी एंड लीगल स्टेक होल्डर्स है, तो यहाँ पे उस तरीके का उनका एक रोल बनता है, जो कहीं पर रेगुलेशन की जरूरत है, कहीं पे जुडिशियस बॉडी, जैसे ग्रेजिंग लैंड में जो हुआ है ग्रेजर्स को काम में आता है तो उसका जुडिशियस यूज के लिए बात करनी है, और इसीलिए हमको ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना है कि जो हमें इन तीनों के बारे में एक ऐसा गाइडलाइन या इसमें मदद करें। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेमोक्रेसी का सबसे चौथा पिलर जो है, इसीलिए पीसीडब्ल्यूएम का कैपेसिटी बिल्डिंग का ये छठा पिलर ये है, क्योंकि आपकी बात शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपकी बात लोगों तक जाएगी, और उसके लिए आपको एक रेगुलर मैकेनिज्म डेवलप करना है, न्यूज़पेपर को इन्वॉल्व करना है, मीडिया को इन्वॉल्व करना है, ताकि वो आपकी बात को दूसरी जगह पे ले जाए और किसी के नोटिस में आए, क्योंकि न्यूज़पेपर इज ए कॉमन। आज कच्छ की बात करें, कोई भी एरिया की बात करें, तो लगभग शहर में लगभग 95% लोगों के घरों में पेपर जाता होगा, तो एवरीवन इज रीडिंग, इसलिए किसी न्यूज देखते रहते हैं, तो मीडिया लगभग न्यूज कवरेज करती है, तो अगर उसमें आप दे दिया तो भले ही आप एक गांव का स्टोरी है, पर पूरे भारत में, पूरे देश का, पूरे आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकता है, तो उसको देख के भी कोई
लोग आ सकते हैं, उसका जिसको कंसर्न है, कोई अगर इस तरीके की प्रक्रिया को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का आश्रय लेके भी आपके पास में आ सकते हैं। तो मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हम अभी कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कच्छ यूनिवर्सिटी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आगे जाके ये चीजें बहुत स्केलअप होने वाली है, हमको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और इन चीजों में एजुकेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके इन चीजों को करें तो इन कंपेयर टू एसीटी एज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कच्छ यूनिवर्सिटी हैज मोर लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ। तो हमारा भले ही शायद हमने इवोल्व किया हो, बट हमें कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को पीछे ले जाके इस सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हजारों लाखों ऐसे लीडर्स एजुकेट होंगे और वो जाके पूरी प्रक्रिया को फैसिलिटेट करेंगे। तो जो मास, जो क्रिटिकल मास बोलते हैं ना, क्रिटिकल मास खड़ा करना पड़ता है। तो इन तरीके के इंस्टीट्यूशन, इन तरीके के स्टेक होल्डर को भी हमें हमारे हिस्से में देखना है। कि जैसे कच्छ यूनिवर्सिटी के साथ हमको करना था, तो इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स कि भाई आप वेल इन्वेंटरी कर दो, ताकि इन वे इनडायरेक्टली वो थोड़ा सीखे, हमें भी ह्यूमन रिसोर्स का सपोर्ट मिले, उनका इंटरेस्ट जगे। तो जैसे अतनु आप देखो डेजुटेशन के लिए आया था, तो अभी आज इसमें इसको इंटरेस्ट जगा, तो ही इज ग्रेजुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये स्टेक होल्डर की यादी थी। स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट करना, अभी मैं थोड़ा मेरी बात को थोड़ा एक विलेज स्केल पे लेके आऊंगा। एक पूरा बिजनेस स्केल का हमने बात किया, नाउ कमिंग टू जब हम सीधा कम्युनिटी के साथ हमें पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना है, तो हमारा किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि वी शुड नॉट रिमेन लाइफ टाइम डिपेंड ऑन द कम्युनिटी। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा विड्रोवल भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर विड्रोवल डिसाइड नहीं करेंगे तो कम्युनिटी अनडोमेंटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। तबकि आप पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में कम्युनिटी को इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट बनाने की बात कर रहे हो, और आप अगर उसके ऊपर जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो वो तो वही पे प्रिंसिपल एबोलिश हो जाता है। तो इसीलिए हम पूरी प्रोसेस को, जैसे मान लो कि इंसेप्शन के साथ शुरुआत होती है, इसमें बेस लाइन सर्वे हो, क्लाइमेट एक्शन या तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान बने, उसके लिए हमारे टूल्स रहेंगे, ओरिएंटेशन मीटिंग करें, इंस्ट्रक्शन वर्कशॉप करें उनके साथ में, तो नीड एसेस होगी, उनको हमारी बात रख पाएंगे, वो उनकी बात हमारे सामने रख पाएंगे। ये सब करने का बेसलाइन आएगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके के स्टेक होल्डर्स है, कौन कौन से लोग हैं, तो उनको प्रक्रिया में जोड़ना है। तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। किसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जैसे भूजल जानकार का चैनल बिल्ड किया, तो वहीं पे हमारा एक काम करना शुरू करेंगे। फार्मर के ग्रुप फॉर्मेशन करें, फिर पंचायत को इस प्रोसेस से अवगत करवाए, इस प्रोसेस को एम्पावरमेंट करें, और इन सब के लिए पूरा रेगुलर बेस पे कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो इंसेप्शन के बाद आएगा एक ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करके उनको धीरे धीरे करके उन सबका एक उनकी उनको चाहिए उस डायरेक्शन में उसका क्षमता वर्धन या कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा। ये होने के बाद अगेन कमिंग टू द प्लानिंग, और प्लानिंग में हमको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या करना है, तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो जैसे हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग कहीं पे नहीं होता है, जहाँ से शुरुआत करके इनको इस प्रक्रिया में जोड़ते हैं हम, हाँ, उसका डेमो करते हैं, और ये इसके साथ इनको जोड़ के इसके डिसीजन लेने में अगर मदद करते हैं, एंड इफ दिस पीपल, हाँ, ये इसको फायदा दिख रहा है, बेनिफिट दिखता है, तो डेफिनेटली वो चीजों को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो इंसेप्शन, ऑर्गेनाइजिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो इसी में से ही हमको करना है। ये पूरा गांव है, गांव में से कुछ लोगों को हमने छांटा है, छांटने के बाद उनके साथ हम ये कर रहे हैं, ताकि वो एविडेंस गांव में खड़ा करें। जब ये खड़ा होता है तब हमें बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि इनको फिर जिम्मेदारी में ले आना। तो
इसी के पैर इन्हीं के गले में डाल देना है और हम विड्रॉ हो जाए, तभी जाके ये व्यवस्था चलती रहेगी। अदरवाइज आप यहाँ रहे तो फिर आप वहीं जाएंगे। अब हाँ, विल रिप्लेस यू, ये रिप्लेस कर सकते हैं, ये ग्रुप रिप्लेस कर सकता है, पंचायत रिप्लेस कर सकती है, पर कैपेसिटी कैपेबल होंगे तो सब आपको रिप्लेस करेगा और ये चीजें हो सकता है कि उस टाइम पे उनको हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपर्ट का जरूरत भी पड़े। जब जरूरत पड़ती है तो उनके साथ हैंडहोल्ड करके मार्गदर्शक का रोल, इसमें हैंडहोल्डिंग करना है पूरा। हैंडहोल्डिंग के बाद उसके साथ एक फैसिलिटेशन का रोल में आना है, एंड देन उसको मॉनिटर करना रोल रोल रहेगा। मॉनिटरिंग के बाद विश्वास आ जाए, देन लिख दें, वो अपने आप बाकी चीजों को ले जाएंगे। ये एक फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास किया है। ये फ्रेमवर्क आप लोगों को पूरा डिटेल में दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं। तो ये फ्रेमवर्क में हमने क्या किया, एक स्ट्रेटेजीज कैसे डिफाइन किया हमने। तो इकोनॉमिक क्लास हमने लिया, देन कास्ट भी यहाँ पे लिया। तो क्या किया हमने, वेरी पुअर जो लैंडलेस फैमिलीज है, पुअर मीन्स मार्जिनल, स्मॉल एंड मीडियम लैंड होल्डिंग, देन अदर फार्मर जिसका 10 एकड़ से ज्यादा लैंड है। तो इन सब लोगों को पहले हमने आइडेंटिफाई किया। फिर हमने लोअर कास्ट एंड, कहाँ चला गया भाई, हाँ, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, ये दो कास्ट ले लिया। उस पर हमने फीमेल एंड मेल ले लिया। हाँ, और सबको इन्वॉल्व करने के लिए हमने क्या प्रक्रिया की, यू कैन सी, पहले ग्रुप मोबिलाइज किया, उसको ग्रुप में इकट्ठा साथ में लेके आए, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूट ग्रुप बनाना प्रक्रिया को इंस्टीट्यूट प्रक्रिया की। फिर ये प्रक्रिया करने के बाद उनको एनआरएम बेस्ड लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटी के साथ उनको जोड़ा, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। तो उन्हीं के साथ जब प्रक्रिया करके पता चला कि ओके, आंगन में कुछ कर सकते हैं, हम किचन गार्डन कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जैसी चीजों को यूज करने की बात भी हम उनके साथ कर सकते हैं। तो फीमेल के साथ भी वही किया, मेल के साथ भी हमने वही प्रक्रिया करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे देखेंगे, पुअर एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स थे, तो उसमें मेल एंड फीमेल का ज्यादा हमने नहीं रखा, पर्टिकुलरली इस कास्ट में। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी में मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले जितने भी परिवार थे, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों खेत में काम करने का, यू नीड नॉट टू डिफरेंशिएट। हाँ, तो वहां पे ऑलरेडी जेंडर बैलेंस है, इन कंपेयर टू अपर कास्ट जेंडर बैलेंस। महिलाएं कृषि में जा रही है, महिलाओं के पास भी एग्रीकल्चर लैंड थी। तो ये प्रक्रिया में कलेक्टिव रिसोर्स यूजेज किया, ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर का बोरवेल वेल का, तो उन लोगों को तकलीफ क्या थी, छोटी लैंड थी लेकिन पानी की सुविधा नहीं थी। तो इसे 10-15 किसान के बीच में ओपन वेल या बोरवेल बना दिया और उनको फिर कनेक्ट करने का, आप सब लोग इस कुएं का इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हो कि दिस आर द बेनिफिशरीज, स्टेक होल्डर नहीं है अभी, है बेनिफिशरीज है। और हमने मैसेज क्या दिया कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उसमें इन लोगों को पहले हम फायदा देंगे, क्योंकि अपर कास्ट वाला शायद मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले के पास भी कुआ होगा, इसके पास नहीं है। तो आपके पास कुआ है तो कुएं के बाद हमारे हमको आपके साथ कुछ काम करना है, बट यहाँ पे तो पहला काम है कि उसको ग्रुप वेल बना के दो ताकि वो पानी को यूज करना शुरू करे, तो एक राइट मिलना शुरू करे ग्राउंड वाटर पे। उनके पास ग्राउंड वाटर का यूज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई नहीं उनके पास में, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर लगे उनका ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंस्टीट्यूट हेल्प करना, क्योंकि आप नई व्यवस्था कर रहे हो तो नियम तो पहले से डालने पड़ेंगे। अदरवाइज कल को इसी 10 में से 2 लोग पावरफुल हो गए, बाकी आपको भगा देंगे।
तो सबका एक सेंसिटाइजेशन कैपेसिटी बिल्ड करना है। अगेन सस्टेन करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी पे जोड़ना है और उसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उसके पास 2 एकड़ लैंड से तो पूरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको उसके साथ और भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसी गांव में एक बंदा ग्राउंड वाटर के साथ एग्रीकल्चर में गेहूं बोता है, हम इसको प्रमोट करें कि तुम गेहूं के बदले व्हाई डोंट यू गो फॉर फॉडर क्रॉपिंग और 2 बफेलो और ले लो, चारा मिलता रहेगा तुम्हें, डेली दूध मिलता रहेगा, डेली इनकम हो जाएगी तुम्हारी। तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा उसके ऑक्यूपेशन को। एंड फिर डेमोन्स्ट्रेशन किया कि क्लाइमेट चेंज और जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज है ग्राउंड वाटर की अलॉन्ग विद क्लाइमेट, उसके साथ क्या प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसी को देखते हैं यहाँ पे, ये जो दोनों ने क्या किया। आपने लैंड वाला कैटेगरी बताया, वेरी पुअर वाला जो लैंडलेस है, उसमें हमने लिखा है एनआरएम बेस्ड लाइवलीहुड, हम उसके बारे में उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। और इसमें हम वेल वगैरह का भी कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि लैंडलेस है, पर कुएं से पानी हो सकता है, कुएं से पानी ले रहे हो या तालाब से भी पानी पीने का वो ले रहे हो, तो कर वाई सकते, कनेक्ट विद दैट, मतलब जब हम अगर आप ग्राउंड वाटर की ही बात कर रहे हैं तो। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहीं पे ऐसा नहीं बोला है कि हम वेल नहीं कर सकते हैं, हमने ये बोला कि वो रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उनके पास जैसे मान लो कि उसके पास जमीन नहीं है, सिर्फ आंगन में ही 15 फीट बाय 15 फीट का प्लॉट है, और सबके आंगन इस तरीके से है जिसमें कलेक्टिवली भी कुआं नहीं बन सकता है, वो भी सिचुएशन हो सकती है, बन भी सकता है। हम्म। तो जब जमीन नहीं है तो उनके, ये पर्टिकुलरली गांव का केस एग्जांपल है, दूसरे गांव में दूसरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जैसे न्यूट्री गार्डन किया, तो कच्छ में हम लोग फॉडर गार्डन की बात भी कर रहे हैं कि उसके आंगन में फॉडर क्रॉप लगाया जाए, और अपने 6 गांव को वो फॉडर राउंड द ईयर फॉडर क्रॉप सप्लाई करता है, क्योंकि रिजेक्ट वाटर उसके पास मिल ही रहा है, क्योंकि वाटर सप्लाई तो उसको मिल रहा है, तो हम्म। उनके पास में डोमेस्टिक यूज करने के बाद जो पानी बचता है वो उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है। तो नया कुआं बना तो उसको देने की जरूरत नहीं है, बस उस पानी को कहीं ना कहीं उसके लाइवलीहुड के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क जो है, इससे मैं फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ, फ्रेमवर्क इज नॉट रिजिड, फ्रेमवर्क ऑलवेज आपको एक गाइडलाइन की तरह आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वो सब पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे क्लासिफाई करना है स्टेक होल्डर्स को, उसमें से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है, और किस तरीके के बेनिफिशियरीज में कास्टिज्म का क्या प्रभाव है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा अपर क्लास में, आप देखेंगे तो उसको अवेयरनेस, ओरिएंटेशन, ग्रुप फॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट द प्रोसेस, यहाँ पे हमने उनको स्मॉल होल्डिंग के साथ प्रक्रिया में नहीं जोड़ा है, क्योंकि वो जाते ही नहीं है खेत में, तो इनके लिए यही काम करना है। और जो उनके घर के आंगन में कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हो सकता है 5 साल के बाद वो जाना शुरू करे, लेकिन आज की डेट में शायद वो सिचुएशन वहां पे नहीं थी। तो कैसे आप एनालिसिस करेंगे सोशल मोबिलाइजेशन प्रक्रिया का, और सोशल एस्पेक्ट को लेते हुए कैसे आप डिफाइन करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस इसको एक पर्टिकुलर गांव में, तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर अगेन उसी तरीके से स्मॉल मीडियम जो लैंड होल्डिंग है, जिसका हमने उस गांव के, अब ये जो दिया है यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो हमने गवर्नमेंट के नाम पे लिए थे, बट साथ साथ में ये क्लासिफिकेशन पे भी है। हमने जब गांव के साथ बैठे तो गांव को बोला कि आप किस कैटेगरी में किन लोगों को डालना चाहेंगे, तो व्हाट इज योर मापदंड। हाँ, आपका क्राइटेरिया क्या है कि किसको हम छोटा बोलेंगे, किसको बड़ा बोलेंगे, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है, गांव के अंदर स्पेसिफाई करना है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार गवर्नमेंट का बीपीएल ले लो, आप बीपीएल का भी वन ऑफ द क्राइटेरिया जो आपका मेरे ख्याल के लिए रहता है, बट इन ट्रू सेंस तो पीपल आर बीपीएल नहीं होते हैं, मोस्टली मोस्टली नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे काफी लेवल पे जाके कैसे हम करें, तो उनके साथ अगर हम क्राइटेरिया बनाते हैं तो वो उस विस्तार का स्पेसिफिक जरूरत निकल के आती है, तो उस विस्तार के स्पेसिफिक जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर की कैटेगरी और टाइपोलॉजी निकल के आती है, और सारी टाइपोलॉजी में फिर आप अलग अलग प्रक्रिया करके उनको
पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में जोड़ सकते हो। ये बेसिकली स्लाइड दिखाने का मतलब है कि इस तरीके के फ्रेमवर्क हमको डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग की जब बात करते हैं, सोशल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, तब ठीक है। जैसे ये है अदर फार्मर्स, हाँ, जो एक इस देखते हैं, इसमें लोअर कास्ट में क्या लिखा है, एडिशन टू अबव इन्वॉल्वमेंट इन रिसोर्स वाटरशेड एक्विफर मैनेजमेंट एंड स्पेशली सप्लाई साइड मैनेजमेंट, इन लोगों को उस प्रक्रिया में ऊपर के साथ, ऊपर जो लिखा है उसके अलावा इसका ये भी करना है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ और लिखा है, दिख रहा है ये नीचे वाला, उसी कैटेगरी में अगर अपर कास्ट के लोग हैं तो उनको क्या बोला है कि मोटिवेट एंड एनकरेज टू अडॉप्ट and invest advanced techniques of water management and change in practices। उसको हम सपोर्ट, उसको मोटिवेट करते रहो यार। वो देखो, एक तो जो सोशली पावरफुल है वो पॉलिटिकली पावरफुल होगा, इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, सब तरीके से पावरफुल है। तो आप उसको जाके नया ट्यूबवेल क्यों बना रहे हो? अब उसको बोले देखो उन लोगों ने ऐसे किया, तुमको फायदा हुआ, व्हाई डोंट यू डू दिस? तुम्हारा खुद का कैपेसिटी है करने का, तो उनको मोटिवेट करना है, मोटिवेट करके उसका कैपेसिटी बिल्ड करना है। हाँ, उसको एंगेज करना है रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्योंकि वो अकेले इतना पानी ले लेता होगा जिसमें 25% कम्युनिटी का पानी उठा रहा होगा। अगर वो रिचार्ज करे तो 25% लोगों का पानी खुद ब खुद बचना शुरू हो जाएगा। एंगेज इन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू लर्निंग फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अदर ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। तो दूसरे ग्रुप ने जो काम किया उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसको लर्निंग, उसको लर्निंग लर्निंग कराओ, उसको दिखाओ कि देखो उसने ऐसे किया है एंड यू आर कैपेबल इनफ टू डू। इन्वॉल्वमेंट इन रिसोर्स जगह वाटरशेड एक्विफर मैनेजमेंट स्पेशली सप्लाई साइड मैनेजमेंट। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट में उसको उसको करना जरूरी है, क्योंकि वो पैसे डाल सकता है। अगर 1 एकड़ का फार्मर को बोलेंगे तो 4 ट्यूबवेल पैसे तो नहीं दे पाएगा, उसको डिमांड साइड पे रखो। डिमांड साइड के जो इंटरवेंशन है रिलेटिवली चीपर होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, तब सप्लाई साइड की इंटरवेंशन है रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं। तो जब अफोर्ड कर सकते हैं उनको इसमें डालना जरूरी है। तो ये फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया था कि जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्लास एंड सोशल क्लास के हिसाब से किस तरीके से कंसिडरिंग द फीमेल एंड मेल जेंडर को कंसिडर करते हुए कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग में लेके जा सकते हैं। ओके, फिर अगर हम स्टेक होल्डर वाइज देखें, हाँ, पहले तो हमने कास्ट इकोनॉमी देख लिया। अभी हम ये देखें कि जैसे मान लो कि टारगेट ग्रुप, हम जो गाँव में काम कर रहे हैं टारगेट ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो उस टारगेट ग्रुप में क्या गैप्स है और उस गैप को कैसे, गैप को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो ये अगेन अनदर टूल है कि कैसे आप सारे, जैसे वुमेन ग्रुप हो गए, एग्जिस्टिंग कमिटीज, जैसे वाटरशेड का कमिटी एग्जिस्टिंग है, तो इनका पूरा एक असेसमेंट उनके साथ में बैठ के किया था। और उनमें क्या, जैसे मान लो कि वुमेन की बात करें तो इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग लैंड ओनरशिप, द ओनरशिप फीलिंग इज लैकिंग अमंग द वुमेन। अब महिला जो है, महिला का नाम जो है खेत की ओनरशिप में है, खेत के डॉक्यूमेंट में फार्म ओनर इज वुमेन, पर उस महिला को पता ही नहीं है कि मैं उस खेत की मालकिन हूँ। तो जो ओनरशिप जो है वहीं से उसका लैकिंग है। हाँ, तो उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, महिला के रोल को एग्रीकल्चर में देना जरूरी है, ले आना जरूरी है। नीड टू नो एग्रीकल्चर नॉलेज, हाँ, महिलाओं को ये नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं है इसलिए वो जाती भी नहीं उस दिशा में, कंफर्ट जोन में चली गई है, ये तो ना घर वाले कर रहे हैं ना। इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिसेस विद देम बाय इंटरेक्शन, तो उनके साथ ग्रेजुअल और रेगुलर इंटरेक्शन करते करते उनको ये प्रैक्टिस में ले आना जरूरी है। कहीं कहीं डिसीजन मेकिंग में भी उसको ले आना जरूरी, ताकि उसका एक इन्फ्लुएंस इसमें आए और सी स्टार्ट फीलिंग कि हाँ एक खेत मेरा भी है, इस खेत की मैं मालकिन भी हूँ। और उसको करने के लिए क्या करना है, ओरिएंटेशन ऑन प्रोजेक्ट विद कास्ट वाइज वुमेन एंड मोटिवेट देम टू इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप। उनको भी
मोटिवेट करो ताकि वो कलेक्टिवली साथ में आए, तो चीजें सीखे। हाँ, जैसे मान लो कि जरूर नहीं है कि उसका जगह प्लाव चलाना है खेत में, लेकिन हमने कई जगह पे देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं उसको जैसे मान लो फार्म में सीड डालना है, तो अगर मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो महिला को ज्यादा पता होता है कि कितनी मात्रा में तिल, कितनी मात्रा में मूंग और कितनी मात्रा में बाजरा का सीड्स लगेगा, शायद पुरुष को पता नहीं है। तो ऐसी जो चीजें हैं उसको रिस्पेक्ट मिले, ऐसे डिसीजन वो वहां पे लेने लेने लगे, और उसको अगर सही इंफॉर्मेशन रही तो वो डिसीजन और अच्छी तरीके से ले सकती है। तो उस तरीके का इंटरेक्शन करते करते इन चीजों का भी, इन ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको एहसास करवाना वो बहुत जरूरी है। दैट ऑल्सो एहसास करवाना वो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है। या आपको मतलब आप एहसास ही नहीं कर रहे हो, आपके पास 100 एकड़ का लैंड पड़ा है, लेकिन आप घर पे जाओ तो बेचारे क्या बोलते हैं कि नौकरानी की तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है। हर जगह पे ये समस्या होती है, तो इसलिए महिलाओं को तो ऐसे जो भी चीजें हैं, जहां जहां पे जो गेप्स है, तो उस महिला या जो भी स्टेक होल्डर की गेप को आइडेंटिफाई करना है। गेप को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना चाहिए, व्हाट इज आइडियल फॉर देम, वो डिजाइन करना है। और डिजाइन करने के बाद उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वॉल्व, उसका उनके इंटरेक्शन करना है, एक्सपोजर्स करना है, जो भी करना चाहिए वो सब हमें वहां पे करना है। सेम वे। डोंट यू थिंक इसमें हमें ड्रिंकिंग वाटर से भी पहले लिंक करना चाहिए, rather देन जस्ट लिंकिंग देम एज अ फार्मर? बट जैसे ड्रिंकिंग वाटर है तो कुएं या कहीं से भी वो लोग जो पानी लाते हैं वो महिलाओं का काम है, तो आई मीन मतलब मैं ऐसा सोचू कि दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी मोर रिलेटेबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ओके ग्राउंड वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, और व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी एजुकेटेड अबाउट इट। अच्छा, जस्ट टू काउंटर दिस, आई मीन ये एक मिथ्या है कि ड्रिंकिंग वाटर या कुएं से पानी हमेशा महिलाएं लेके आती है। आई मीन मेजोरिटी ऑफ द केसेस यस, बट मैंने जब बीड जालना में सब जब वहां पे जो ड्राउट होता है, देन इट इज द मेन हु ट्रैवल ऑन कार्ट्स फार डिस्टेंस, और बल्क क्वांटिटी में जब पानी लेना होता है वो इट इज मेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब छोटे क्वांटिटी में लेके आना होता है इट बिकम्स अ फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? सो आई थिंक ये जेनरिक स्टेटमेंट हो जाता है काफी टाइम की महिला, यस महिलाएं ही जाती हैं, बट कहीं ना कहीं जब मेन हैव टू स्टेप अप, देर आर इंस्टेंसेस वेयर दे हैव, आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इट्स इक्वल, बट दैट सेंसिटिविटी हैज कम ओवर द इयर्स। दैट्स इट। थैंक्स शिवाली। मेरा भी एक इस पे अनुभव बता। करंट सिनेरियो में आप देखा जाए तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रयास के बाद हर घर नल, नल से जल, ये बहुत सारी चीजें अभी आ चुकी है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। और अगर लार्जर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे नहीं लगता है कि 15 से 20% महिलाएं इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो गया। महिलाओं की बात छोड़ दो, 15 से 20% एरिया जो है जिसमें इस तरीके की सुविधा सरकार ने घर तक पहुंचाने की नहीं की होती। डेफिनेटली एक समय था जिसमें महिलाएं, बहुत सारा ड्रिंकिंग वाटर के बारे में होता था, लेकिन तमिलनाडु कच्छ जैसे एरिया में, जैसे मेरा खुद का गाँव में, कोई भी महिला सर पे मटका रख के पानी लेने नहीं जाती है, पुरुष जाते हैं। शायद वंदना के गांव में भी ऐसा ही वगैरह होता होगा। कि डिपेंड्स करता है कि कुछ कुछ कास्ट में महिलाएं नहीं जाती है, कुछ कास्ट में महिलाएं जाती है। वो लेकिन उसके साथ में महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ी वगैरह बहुत होती थी, तो वो अलग परिमाण हो जाता है महिलाओं को वो जेंडर देखने का। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखे, ड्रिंकिंग वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखे, तो आज परिस्थिति काफी बदल, जहाँ जहाँ पे ये है डेफिनेटली वो करना चाहिए, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी आने वाले समय में हमें अगर यही करना है तो एक कुएं से पाइपलाइन सप्लाई करके उनके घर तक पानी क्यों नहीं ले जाए, अगर चीजों से बचाना है तो दैट बिकम ए ह्यूमन सेंट्रिक। तो अब जो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द वीमेन, अलग अलग टारगेट ग्रुप को कहाँ कहाँ पे लैकिंग है। ड्रिंकिंग वाटर इज कॉमन, पूरे गांव के लिए कॉमन है।
हाँ, बट सर्टेन इश्यूज जो है जिसमें खास करके महिलाओं का योगदान नहीं देखा जाता। ड्रिंकिंग वाटर में तो आज मेरे ख्याल से कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पर भी सब जगह पे इतना सेंसिटाइज हो गए कि ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो। और एक तो थोड़ा इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं 80-85 की बात करूं तो शिवराज यू आर 100% राइट, बट व्हेन वी आर इन 2025 यू आर पार्शियली राइट, पार्शियली रॉन्ग। तो ये जो सिचुएशन बदली है उस बदलती सिचुएशन में ऑलरेडी लोगों ने स्टेप इन कर दिया है, तो वो डिजिटल कंट्रीब्यूट इन केस ऑफ इस तरीके के टारगेट ग्रुप में, तो उसकी ज्यादा हम बात करें। बट डेफिनेटली जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में ये समस्या है उसको देखना चाहिए और बिल्कुल देखना चाहिए। हाँ, योगेश जी। अगर मैं बोलूंगा कि ये फ्रेमवर्क है तो आपको लगता है कि नहीं, आप कोई गांव में गए हो और आपका ये महिलाओं के साथ आई एम मेंशनिंग द प्रोसेस हाउ टू डू। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही करना है। हाँ, आप देखिए आपके गांव में महिलाओं के टारगेट ग्रुप आप पकड़ रहे हो और गेट में लग रहा है कि भाई विमेन का जो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है इसके ऊपर, तो उसको रखिए। कैसे करना है, क्या करना है, वो भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाना है। योगेश भाई। यस। हाँ, इसमें मुझे एक दो पॉइंट से बोलने थे कि जैसे शिवाली ने भी बोला कि मतलब मैं जिस एरिया में भी काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम ड्रिंकिंग वाटर का जो पार्ट है तो महिला के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जैसे विनय भाई बोले कि जहाँ ड्रॉट है मराठवाड़ा में कि ड्रॉट का टाइम है या यूज के लिए जो वाटर लगता है उस टाइम मेल लेके आते हैं। पर अभी मैं जिस ट्राइबल एरिया में देखता हूँ तो 2-2, 3-3 किलोमीटर से वाटर ड्रिंकिंग के लिए महिला ही लेके आते हैं। तो ज्यादा करके महिला के ऊपर ही ड्रिंकिंग वाटर का डिपेंडेंसी मतलब उनको ही देखना पड़ता है। और दूसरा कि हम जब डिसीजन मेकिंग का बोलते हैं कि अभी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है कि इस एरिया में काम कर रही है, पर जब वाटर के डिसीजन मेकिंग में जब हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देखेंगे तो महिलाओं का कम ही पार्ट रहता है। और जैसे कमिटीज हैं, वाटर कमिटीज है विलेज लेवल पे, वहां पे भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहता है। तो वो थोड़ा मुझे ठीक है, अब इस किस्से में सच में करने की क्या जरूरत है? जैसे आपने बोला कि भाई ड्राउट प्रोन एरियाज है, महिलाओं को 2-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है, तो इसका और कैपेसिटी बिल्डिंग का थोड़ा संबंध बताने का प्रयास करेंगे। अब दोनों की बात से मैं सहमत हूँ, पर उसका संबंध दिखाइए मेरे को, हाँ हाँ क्या करना चाहिए इसमें। आई थिंक हाँ जो मुझे हाँ। आता है कि अगर जैसे कि महिला जो है, जो मैं समझ रही हूँ या जो यहाँ के रैपर के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने देखा है, जो पुरुष है वो जनरली फार्म पानी से कैसे कनेक्टेड है, फार्मिंग एक्टिविटीज के थ्रू। और जो महिलाएं हैं वो ड्रिंकिंग एक्टिविटीज के लिए पानी से कनेक्टेड है, और दोनों में ग्राउंड वाटर लगता है। तो जो महिलाएं हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ऐसा देखें कि महिलाएं पानी का हार्वेस्टिंग एट सोर्स कैसे कर सके घर पे ही। जैसे कि अगर वो पानी, लेट्स से हम कैपेसिटी बिल्डिंग करना है तो हम ये देख सकते हैं कि मिनिमम मतलब जो पानी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको वापस जमीन पे कैसे उतार सकते हैं, और मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट कैसे कर सकते हैं वो डिमांड साइड पे। और सप्लाई साइड पे एनीवे वी हैव टू इन्वॉल्व द इंटायर कम्युनिटी। उसमें मेल भी आ गए, फीमेल्स भी आ गई और पंचायत भी आ गई। बट उनके लेवल पे वी कैन डेफिनेटली एजुकेट देम अबाउट द डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। नहीं, मेरे को नहीं, उनको हम सप्लाई साइड में कैसे। अजय, आप और शिवानी हाँ हाँ। का प्रश्न ये था पहले कि महिलाओं को 2-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है, हम्म। तो करेक्ट, आपका सवाल तो ये था ना। हाँ नहीं, हाँ यही तो उसका मैं यही उसका बताना। solution क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ सॉल्यूशन। हाँ तो उसको घर के पास में या उसके घर पे अगर पानी का नल दे दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना वो तो।
नहीं, वही मतलब एक तो पानी की स्कैरसिटी है, तो उसमें जो हम प्लानिंग के बात कर रहे हैं, तो उसमें उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनका पार्टिसिपेशन कैसा कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन में भी मेल डोमिनेंस ज्यादा रहता है, ऐसा मुझे थोड़ा लगता है। तो उसमें उनको इन्वॉल्व करके उनके इशू है वो कैसे उनके साइड से हम ले सकते अजय हैं। का जो सवाल था वो यही था कि पानी का जो मतलब जो यूसेज है पीने का हो या किसी का भी हो, वो महिलाओं ज्यादा करती हैं, बट डिसीजन मेकिंग में उनका रोल कम है। तो हाउ वी कैन इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग सो दैट दे हैव बेटर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर यूसेज ऑफ वाटर। क्या और डिसीजन, उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब। इस मुद्दे को थोड़ा और समझना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकिंग माने क्या, कौन सा डिसीजन लेना है इसमें। नहीं, आवाज नहीं आया मुझे। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि वो वी आर डिस्कसिंग। आप ये बोल रहे हो कि जेंडर इक्विटी की बात आती है, ये मुझे लगता है कि अभी सब जगह पे ये बात लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि यस, महिलाएं ड्रिंकिंग वाटर का प्रावधान करती थी। हाँ, उसके लिए उनको फिजिकल हार्डशिप, दूर जाके पानी ले आना, ये सारी समस्या थी। तो अब इस समस्या को जूझने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रयास तो ये हो रहा है कि भाई उसके घर पे पानी आ जाएगा तो ये 2.5-3 किलोमीटर वाला चक्कर तो कम हो जाएगा, नंबर एक। ठीक है, मैं राइट, वो चक्कर कम हो जाएगा। यस, पानी यस। आएगा नहीं आएगा दूसरे नंबर की बात है, बट ये पॉलिसी ने तो सेंसिटाइज होके पूरी ये प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उसके लिए बहुत सारे मिशन, बहुत सारे प्रक्रिया रिसोर्सेज, जैसे आपने भूजल योजना की तरह जेजेएम वगैरह भी लेके आए हैं। हाँ, साथ में दूसरा देखा जाए तो पीने के पानी की बात है तो वाई ओनली फीमेल, वाई नॉट मेल। पीने का पानी को अगर रिसोर्स मैनेज करना है, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, उसका सोर्स एंड रिसोर्स मैनेज करना है, तो सिर्फ महिलाएं क्यों, पुरुष भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है मेरे हिसाब। रिस्पॉन्सिबल है, पर ज्यादातर पानी वही लाती है, खाने पीने के लिए भी पानी वही इस्तेमाल करती है। डोमेस्टिक पूरा जो डोमेस्टिक लेबर होता है, डोमेस्टिक वर्क होता है। मेरे को एक बात बताओ, आप जब घर पे कुछ मैगी पकाते हो तो कितना लीटर पानी डालते हो मैगी पकाने के लिए? अगर पुटिंग 10 लीटर या 2 गिलास? 2 गिलास। वो क्या है, कोई भी महिला खाना पकाने में ज्यादा पानी डालती है? सी, सवाल ये है यहाँ पे, हम थोड़ा डिस्कशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट यू आर राइट कि महिलाओं का एंगल होना चाहिए। तो महिलाओं को हम जो बात कर रहे हैं कि वेयर आर द गैप्स, वेयर आर द लैकिंग्स, तो डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट में महिलाओं को होना चाहिए। और जो उसमें सवाल यह है कि ऑलरेडी कुछ प्रावधान है, जैसे अभी गांव में कोई कमेटी बनता है तो बहुत क्लियरली है कि 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। हाँ, और महिलाओं का रिप्रेजेंट उसमें होना चाहिए, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग महिलाओं की करने की जरूरत है कि जो फैसिलिटेट कर रही ऑर्गेनाइजेशन की करने की जरूरत है, या ग्राम पंचायत की करने की जरूरत है। जो से वो दूसरे लेवल पे है, इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेटर चाहिए। जैसे ग्राउंड वाटर इग्नोर्ड रिसोर्स है, तो हम जैसे लोग काम करके ग्राउंड वाटर को एक जस्टिस देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आर वी डूइंग दैट? वो मेरे ख्याल से वो जो गेप है ना, वो ये अंडरस्टैंडिंग, ये सेंसिटिविटी का गेप जो है, वो जैसे यहाँ टारगेट ग्रुप में महिला लिखा है ना, ऐसे ही उसके नीचे ऐसे हमारे जैसे फेडरल ऑर्गेनाइजेशन उनका चाहिए कि उनका जो विजन अप्रोच में जो गेप है, उस गेप को फुलफिल करवाने की कहीं जरूरत है। बट ओवरऑल एनवायरमेंटल लेवल पर देखा जाए, ओवरऑल एनवायरमेंट मींस आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द नेचर एनवायरमेंट, जो कंट्री का जो एनवायरमेंट है जिसमें ये चार चीजों को काफी सेंसिटाइज होके डिसीजन मेकिंग तक चली गई है, अब उसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन उसको करने की कहीं जरूरत है, उसको सही ढंग से करने की जरूरत है। उसमें महिलाओं में गेप नहीं है, वो गेप शायद हम में है मेरे हिसाब से। महिलाओं में गेप ये है कि महिलाएं जो अपने आप को पुअर बेचारा समझने लगती है, वो कहाँ पे समझ रही है
जब तक उसका रिसोर्स, उसके पास जो ओनरशिप का एहसास उसमें नहीं आता है, तब वो बेचारा समझने लगती है। और जब ओनरशिप में आएगी तो बाकी सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में आएगी डेफिनेटली। वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में समस्या है, तो समस्या को सुलझाना जरूरी है, इसको फ्रेमवर्क में डालना भी चाहिए। बट वो हमें जो पहले से बात करें ना कि वी हैव टू क्लेरिफाई और क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम ये बात करके वी आर नॉट कहीं प्रॉब्लम को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम को सही ढंग से डिफाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ये चर्चा है थोड़ी कम हो जाएगी। जो डिसीजन मेकिंग में करना है तो उनको इन्वॉल्व करवाना है, वो जीपी लेवल का गेट में जाएगा। महिलाओं को लाना है तो महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, ग्राम पंचायत का गेप है, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन का गेप है। तो उस इंस्टीट्यूशन में महिलाओं को इन्वॉल्व करवाना, महिलाओं की लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करवाना, वो वहां ले जाना पड़ेगा हमको, और उसके लिए महिलाओं को तैयार करना पड़ेगा। तो दैट कैन बी, जैसे यहाँ है ना एग्जिस्टिंग कमेटी, तो जीपी लेवल में गेट में आए तो भाई महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट ड्रिंकिंग वाटर में नहीं कर रहे, दैट शुड गो देयर। और उसके लिए क्या करना है कि महिला लीडर को तैयार करना पड़ेगा, महिलाओं को मोटिवेट करनी पड़ेगा कि इसमें एक्टिव रोल में आए। और उस एक्टिव रोल में लाने के लिए किस तरीके से करना है, तो उसकी क्षमता वर्धन करना पड़ेगा, उसको एक्सपोजर करना पड़ेगा, और साथ साथ में पंचायत को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि यू शुड इन्वॉल्व द विमेन फॉर योर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट के लिए। ओके, प्लानिंग में डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए कि प्लानिंग का सोर्स क्या होना चाहिए ताकि उसकी हार्डशिप कम हो। आगे बढ़े। या ओके, तो दिस आर द बेसिकली टूल्स। इस टूल को इस्तेमाल करके हम कोई भी एरिया का फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं। तो एक फ्रेमवर्क का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट के आधार पे, और दूसरा फ्रेमवर्क है अलग अलग टारगेट ग्रुप के आधार पे। जैसे यहाँ पे आगे फार्मर एज ए टारगेट ग्रुप, हाँ, ग्राम पंचायत एज ए टारगेट ग्रुप। तो उसमें गेप्स क्या है, तो गेप को आइडेंटिफाई करना है, और गेप आइडेंटिफाई करके उनका ये केस टू केस वेरी कर सकता है। बट अप्रोच, कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क बनाने का अप्रोच ये हो सकता है, ये एरिया टू एरिया, केस टू केस, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी वेरी करेगा। बट इतने स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर टारगेट ग्रुप को अगर हम डिफाइन करेंगे, उसके साथ बैठ के जब डेटा कलेक्शन करेंगे तो ये गेप हमारे सामने आएंगे। जैसे अगर हम फार्मर की बात करें, सी हर एक चीज को हमको अपने प्रिंसिपल के साथ जोड़ने हैं। और जैसे फार्मर, यहाँ पे क्या लिखा है गेट में, एक्शंस ऑफ फार्मर्स ग्रुप दैट डिस्कस इश्यूज एंड एड्रेस इट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर रिसोर्सेस, other sources. Actions of formal mechanism like groundwater assessment that specifically address the issue of surface and groundwater irrigation problems in their agriculture. तो फार्मर के साथ गेप क्या है कि वो कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पे है। व्हाट इज आवर प्रिंसिपल, ग्राउंड वाटर इज ए कॉमन फुल रिसोर्स। तो उनको इकट्ठा होके आना पड़ेगा, और जो इनिक्विटी है एक फार्मर के दूसरे फार्मर के बीच में, उसको एड्रेस करने के लिए आना पड़ेगा। और उसको करना है तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से सोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है उसको एसेस करने की, क्योंकि मेजरमेंट नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, एक्यूपर के बारे में जानकारी नहीं है, तो पूरा डेटा गेप है। तो इसको करना है तो वही है, पहले तो उनको एक साथ में इकट्ठा लाओ, उनको जो एक साथ में बैठने के लिए तैयार करो। जब वो बैठेंगे तो उनको जरूरत है कि उनके एग्रीकल्चर में वाटर प्रैक्टिसेस को समझना जरूरी है। अभी इंडिविजुअल लेवल पे होगा, बट कलेक्टिव प्रैक्टिस क्या है वो नहीं है। और सबसे बड़ा ये है कि उनको एडवाइजरी की कमी है, तो एडवाइजरी उनको चाहिए। तो उस एडवाइस डेटा, लोकल डेटा के आधार पे उनका एक एडवाइस बनेगा। तो एडवाइजरी अगर उनके पास में रहेगी तो वो एक डिसीजन ले सकते हैं। तो एक एडवाइजरी क्रिएट करना उनके लिए एक्शन हो गया। दूसरा, नीड टू डेवलप और वर्क आउट प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर देयर ग्राउंड वाटर थ्रू स्पेसिफिक
गाइडलाइन ऑन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्पेसिफिक टू फार्मर ग्रुप। तो अगर मान लो गांव में हमने 5 या 6 फार्मर ग्रुप बनाया है, तो हर फार्मर ग्रुप के लिए हाँ एक गाइडलाइन होना चाहिए कि अपना ग्रुप के लिए जो भी है 10-15 फार्मर जो मिलकर हम इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, और उसका वो जो गाइडलाइन होगी वो उनके रिसोर्स उनके डेटा के आधार पे होगी। तो काफी लोकलाइज बायलॉज जैसा बने और बायलॉज को फिर सब लोग यूज करें। अब ये सारी चीजें अगर हमें करनी है तो हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, तो जो तो है क्यों इकट्ठा होना है, उनको वल्नरेबिलिटी दिखाना पड़ेगा कि आप इकट्ठे नहीं हो रहे तो आपका जो समस्या है वो इस तरीके से आपकी समस्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज आने वाले, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो उस चीजों में उनको ओरिएंट करके उनका ट्रेनिंग करना जरूरी है। लोकलाइज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्रॉप वाटर यूज एंड वाटर बजट टूल फॉर क्रॉप सिलेक्शन, फिर बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ ग्रुप फॉर कलेक्टिव यूज ऑफ वाटर एंड एडप्शन ऑफ वाटर एफिशिएंट टेक्निक्स इन क्रॉप्स। तो उनको ये साथ में कैसे अपना पानी का अंदाजा लगा के कैसे यूज करना है वो भी उसको तय करना पड़ेगा। फिर जैसे लास्ट वाला जो था उसके लिए कि भाई वर्कशॉप ऑन क्रॉप वाटर बजटिंग बेस्ड प्लानिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर डेवलपिंग गाइडलाइन इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क। तो ये 3-4 बार उनके साथ रेगुलर प्रोसेस करते हुए इस तरीके की गाइडलाइन उनके साथ बनानी पड़ेगी, तो कोलैबोरेटिव वर्कशॉप के माध्यम से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझा है कि अलग अलग एक तो स्टेक होल्डर्स जो इकोनॉमिक टास्क के हिसाब से क्या करना है, और दूसरे जो टारगेट ग्रुप है, तो हर टारगेट ग्रुप में आपके एरिया में किस तरीके की गेप्स है और उस गेप्स को आप आइडेंटिफाई करें, और गेप आइडेंटिफाई करने के बाद गेप को फुलफिल करने के लिए क्या करना जरूरी है और क्या करना है, तो उसको उसके लिए हमें किस तरीके की ट्रेनिंग्स इनको देनी पड़ेगी, किस तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग उनका करना पड़ेगा। सेम वे तो मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट की जो प्रक्रिया थी, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन से लेके स्टेक होल्डर को कैसे इन्वॉल्व करना है, क्यों इन्वॉल्व करना है, और जब हम एक छोटे यूनिट में आ जाते हैं तो हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग और स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन करते हुए उनके लिए हम कैसे फ्रेमवर्क तैयार करें। हो सकता है ये रीजन टू रीजन वेरी करे, बट इतनी चीजों को अगर कंसिडर करेंगे तो हम जैसे मैं पहले बोल रहा था कि बेनिफिशियरीज, यूजर्स, स्टेक होल्डर्स एंड लीडर्स एंड कंसर्न्स जो लोग हैं, तो सब लोगों को हम एक दायरे में ला सकेंगे और हर दायरे के लिए एक स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल मोबिलाइजेशन की प्रोसेस को हम डिफाइन कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मेरी साइड आज के दिन में। इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई थिंक ये टूल्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थे। और इसमें तो आई थिंक ये तो इवॉल्व ही करते रहेंगे, मतलब आपने आपके अनुभव के साथ ये इवॉल्व हुआ है। हमारा अनुभव फ्रेमवर्क मोटा मोटी ये रख के देन वी कैन ऑल्सो फिल इन द गैप्स एंड स्टार्ट पुटिंग दोस थिंग्स व्हेन वी गो इन ग्राउंड। हो सकता है इससे थोड़ा सा कुछ अलग आए, हो सकता है यही आए, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही इट्स अ वेरी गुड गाइडिंग टूल, बहुत अच्छा गाइडिंग टूल रहा है ये। ऑलवेज गाइडिंग रहते हैं, हाँ गाइडलाइन रहती है, दे आर नॉट गोइंग टू, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो उसकी ट्रू जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वेरी करती है, और उसको इसीलिए वो टेलर मेड रखते हैं ना। टेलर मेड जो सॉल्यूशन है वो इसीलिए तो है। पीडब्ल्यूएम में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं कि ऐसी प्रोवाइड द टेलर्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि यस। जब टेलर्ड सॉल्यूशन नहीं आएंगे तब तक वो सेंट्रलाइज सॉल्यूशन से काम नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर इज ए हाईली डिसेंट्रलाइज्ड सोर्स नो। रिमोट आई थिंक एरिया में ग्राउंड वाटर मिल सकता है। बेसिक प्रिंसिपल सेम रह सकते हैं, लेकिन कोर सिचुएशन पे जो निकल के आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन द गाइडिंग टूल इज आई थिंक गुड। ये सजेस्टिव अच्छा है कि भाई वी कैन थिंक ओवर ओवर दीज टर्म्स। Yes, that's why मैंने जब सोशल और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया ये लेक्चर शुरू करने से पहले ही मैंने बोला कि बिल्कुल इट्स ऑलवेज इट्स नॉट ए स्टेशनरी थिंग नो। ये एक बार बोल दिया तो मतलब इट्स नॉट ए डायनामिक। ये पूरा डायनामिक। डायनेमिक वेरी टू वेरी करेगा, लेकिन एक प्रोसेस एंड अप्रोच आप लेके अगर उस दिशा में चलते हो, जैसे
प्रीवियस सेशन में मैंने बोला कि भाई हम अगर मान लो कि वो रेफरेंसेस लेके जाते तो गंगा में हम कभी आर्सेनिक फ्री सोर्सेस नहीं ढूंढ पाते, तो ढूंढ पाए क्योंकि वी फॉलो द प्रोसीजर। हाँ, प्रोसीजर को हमने ऑनेस्टली फॉलो किया विदाउट एनी प्रेजुडिस। तो अगर हम कोई भी एरिया में जाए और विदाउट एनी प्रेजुडिस सिस्टम को फॉलो करते, और ये जो मैंने आपके सामने जो रखा था केसेस, जो फ्रेमवर्क रखे थे, वो हमने, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे यूएनडीपी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो 2 गांव में करना था और 8 महीने में पूरा पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करके दिखाना था। तो आप सोचो कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हमने वहां पे वो काम किया होगा, और उसके माध्यम से ये चीजें आई है। दैट प्रोग्राम गॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। और जिस प्रोग्राम में फिर जो मध्य प्रदेश स्टेट का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बना, उसमें ये सारा रिकमेंडेशंस गया है। राइट, राइट। मतलब उसमें भी हमने वही बताने का प्रयास किया कि वी आर नॉट, हम तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, वी आर नॉट थोप नहीं रहे हैं, इसको इम्पोज नहीं कर रहे, हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि अप्रोच को एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। इस अप्रोच को लेके अगर आप करते हैं तो आप अच्छी तरीके से कम्युनिटी ऑन और कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और हम बोल रहे हैं ना कि ग्राउंड वाटर का प्रति कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपके मेरे रिस्पॉन्सिबल बनने से नहीं चलेगा, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से प्रोसेस से विड्रॉ हो गए हैं, बट आज भी दोनों गांव से हमें रेगुलरली फोन आते रहते हैं। पिछले साल में फोन आया था बुरहानपुर का जो गांव है, संग्रामपुर करके गांव, वहां अभी तक आफ्टर 2020 एक भी रिग नहीं आई है। तो सर गुड अचीवमेंट के मतलब, और वो एरिया का मैं आपको बताऊं कि एरिया का जो एक क्या बोलते हैं कि प्रोमिसिंग पार्ट ये था कि उसका 1 हेक्टेयर में लोग 2 लाख रुपए का केले का इनकम लेते हैं। आप सोचिए कि इतना हाई इकोनॉमी वैल्यू होगा वहां पे, और उस केले का केला जो है कितना हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। हमने केले के क्रॉप को डिस्टर्ब किए बगैर ये प्रक्रिया को पूरा उसमें जब डाला, क्योंकि उनको हर बार 900 फीट के बोरवेल तक पहुंच गए हैं लोग, और अभी नया रीच नहीं आना, मतलब जैसे ग्रेट अचीवमेंट। और उसको पूरा ग्लोबल ऑनरशिप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि हम तो काफी समय से निकल गए हैं वहां से, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, बिफोर कोविड भी विड्रो 2019। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है योगेश भाई कि जो गवर्नमेंट के साथ अगर ऐसी प्रोसेस करने जाते हैं तो दे आर नॉट इनटू, उसके पास पेशेंस ही नहीं है ये सारी प्रोसेस करने के लिए। वो हमेशा प्रोसेस और टारगेट्स के बीच में लगे रहते हैं, और इसी की वजह से जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो कोर प्रोसेस है ना वो मिस आउट कर जाते हैं। जल जीवन मिशन इज अ क्लासिक एग्जांपल, अटल भूजल इज अ क्लासिक एग्जांपल। हम ग्राउंड में देख ही रहे हैं कि ये जो प्रोसेस करनी है उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। हम 15 दिन में मोबिलाइज कर दो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता ही नहीं है कभी। इट जब डजंट वर्क दैट वे। वो बात Schemes, आपकी सही है। हाँ हाँ, बोले। governments, yeah, government schemes are basically target oriented. So they are not concerned about the process. They are basically concerned about the numbers that they have to show and report. या विनय, बट दैट ऑल्सो इज अ कॉज ऑफ फेलियर ना। प्रोसेस प्रोसेस का प्रावधान जरूर रखते हैं लेकिन प्रोसेस को टाइम नहीं दे रहे, ये चक्कर हो रहा है। ये चक्कर ये हो रहा है, That's अदरवाइज तो that's the harsh reality. दैट्स आवर रियलिटी, आई एग्री। नहीं, जैसे VWSC का जो था प्रावधान, वो अब राइट। मतलब प्रोसेस, दे ट्राइड पुटिंग द प्रोसेस, कई कई जगह वो चल रहा है, मतलब वेरी रेयर, मतलब आई वुड से 100% में से सिर्फ 5 या 10% जगह है जहाँ पे अभी भी अच्छे से प्रॉपर वाटर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, और वो वुमेन ही रन कर रही है मोस्टली। हाँ हाँ बिल्कुल। यही है कि मतलब दे ट्राइड बट देन इसका फॉलो अप नहीं, कंटिन्यूस एंगेजमेंट नहीं है उसके साथ, दैट आई वुड से। जैसे वास्मो वगैरह भी है अगर गुजरात में, तो उसकी रेगुलर ट्रेनिंग्स या वो फॉलो अप नहीं है कि भाई VWSC कहाँ पे काम नहीं कर रही है, लेट्स एम्पावर देम, तो वो वाली चीज आई फील इज मिसिंग। देखो, इसमें मैं थोड़ा ये बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसे ही काम करना पड़ेगा बिकॉज दे रोल एंड देयर ड्यूटी। उसकी लिमिटेशन भी हो सकती है ये, या डेफिनेटली। उसकी लिमिटेशन भी है। हाँ, अब उसकी लिमिटेशन और हमारी लिमिटेशन और हमारी स्ट्रेंथ, तो उसमें से हम थोड़ा ये कोशिश करें कि ओके लिमिटेशन है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ क्या है, एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को करते हुए हमारी स्ट्रेंथ भी उसके साथ सिनर्जाइज करें। जैसे मैं आपको जल जीवन मिशन की बात करूं, जैसे हमें
हम वाटर एड के साथ एक प्रक्रिया कर रहे हैं यूपी, उड़ीसा एंड एमपी में। तो वहां पे क्योंकि वो वाटर एड का एक पूरा क्लियर विजन है कि जैसे मैंने बोला ना, पार्टिसिपेटिंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, they are not worried about the comprehensive participation, they are worried about the drinking water source sustainability। तो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी पे बहुत हार्ड, तो मतलब बहुत हैवीली काम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो वे सपोर्टिंग है। तो उसमें क्या हुआ कि उस पूरी प्रक्रिया में दे ऑल्सो रेज सम मनी फ्रॉम द फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट का साथ भी काम कर रहे हैं। तो दोनों को जोड़ के वो पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं, जिसमें टारगेट भी अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं और प्रोसेस को भी इन डेप्थ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, उनका ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेनेबिलिटी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी हो, और गांव लॉन्ग टर्म के लिए और काफी लंबे समय तक वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोसेस के पार्ट के लिए एक जगह से प्रयास कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन और बाकी रिसोर्स के लिए सरकार के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो दे बिल्ड, ये उन्होंने दोनों का सिनर्जी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो ऐसे कर रहे हैं ताकि जैसे जल जीवन मिशन से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो दे आर रेगुलरली इन्फॉर्मिंग जल जीवन मिशन कि देखो हमने ये करके किया, तो ये सोर्सेस सस्टेन हो रहे हैं, तो जल जीवन मिशन में वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। तो जो एक इंटरमीडिएटली रोल जो प्ले करना है, जैसे हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो रोल प्ले करना है, उस रोल के ऊपर हम स्टिक रहते हैं, तो उस रोल को अगर सही भली भांति निभाते हैं, तो दोनों में देखो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेस को कैसे लिवरेज करना, जैसे हमने ये दोनों मध्य प्रदेश दोनों गाँव में ये लिवरेज, जो यूएनडीपी के जितने पैसे थे उससे 10 गुना 15 गुना ज्यादा लिवरेज किया सरकार के साथ में। बट लिवरेज की प्रोसेस को थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लानिंग करवा के किया। जैसे अटल भुजल योजना में क्या किया उन्होंने, एक गांव का वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया, तो सारे जो रिसोर्सेज थे वाटर सिक्योरिटी प्लान के माध्यम से उस गांव में इम्प्लीमेंट हो, जो वाटर सिक्योरिटी प्लान में था वही इम्प्लीमेंट हो। तो एक कन्वर्जन अटेम्प्ट वहां पे हुआ। कुछ जगह पे शुरू के समय में वो तीर छोड़ के निशाना लगाया, राउंड किया था, पर धीरे धीरे करके वो पूरी प्रोसेस डायरेक्शन में ग्रो कर गए, क्योंकि उनको भी लिमिटेशन थी शुरू के टाइम में। लेटर ऑन द लिमिटेशन दे ओवरकम। तो मुझे लगता है कि कहीं हमें गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, तो सबको जोड़ के प्रक्रिया को करना है, और उसी तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है, गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ भी है। जिसकी स्ट्रेंथ है उसकी लिमिटेशन डेफिनेटली होगी। हमारी भी जो स्ट्रेंथ है, हमारी भी लिमिटेशन है। वी कांट वर्क एट स्केल। सवाल ही नहीं उठता। हम अगर मान लो कि हमको कोई बोले कि भी ओके, तो ये 3 ब्लॉक में आप काम करके 350 गाँव का ड्रिंकिंग वाटर का काम कर दो, आप भी पहले हम लोग भी सरकार का एफर्ट लेके चले जाएंगे और फॉर्मेट्स बनाएंगे, ये हुआ नहीं हुआ चेकलिस्ट पे काम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। बट कैपेसिटी बिल्डिंग में जो स्पिरिट जो है वो स्पिरिट भी बाद में निकल जाएगा। तो ये दोनों का स्ट्रेंथ है, दोनों का वीकनेस है। तो ठीक है, वी हैव टू रिस्पेक्ट बोथ। हाँ, भगवान को रिस्पेक्ट करते तो खुद को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो डर दोनों का है, डर खुद का भी लगता है, डर भगवान का भी लगता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट में अगर ऑफिसर अगर अच्छा आ जाता है ना, ही इज ऑल्सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोग्राम्स, तो बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगेन गवर्नमेंट का वो फिर प्रोग्राम पर्सन सेंट्रिक ज्यादा होता है रादर देन इंस्टीट्यूशनल। तो वो दैट रिमेन्स अ चैलेंज ऑलवेज, वो चैलेंज हमेशा रहेगी। सी, इसलिए तो हमारा रोल बनता है ना, हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज। हम्म। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच गिव्स अस लग्जरी टू फेस दिस चैलेंज। हाँ, आज ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं, भुज सिटी की बात करें हम, तो भुज में हम लगभग 2008-9 से रेगुलर काम कर रहे हैं। उसमें सरकार का पूरा पूर्ण सहयोग रहता है, कॉर्पोरेट म्यूनिसिपालिटी का पूर्ण सहयोग रहता है। एक समय ऐसे आया था कि कलेक्टर वॉज वेरी पावरफुल, वेरी मतलब कोऑपरेटिव, और म्यूनिसिपालिटी में कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता था। तो हमने उस टाइम में हमारा थोड़ा फोकस म्यूनिसिपालिटी से कम करके कलेक्टर के साथ काम करना शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, म्यूनिसिपालिटी की बॉडी ठीक थी, तो हमने उसके साथ काम करना शुरू किया। वो नेविगेट वो करना पड़ेगा, वो हमको करना पड़ेगा। जैसे हमारा रोल, वो हमारा रोल है, और उस रोल के ऊपर
हम सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम ऑब्जेक्टिवली क्लियर है, हमारे पास प्रॉब्लम का क्लियर डेफिनेशन है, तो हम इन सारी चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। अदरवाइज हम फ्लो में चले जाएंगे। और ज्यादातर क्या होता है कि जब हम एक बहुत पतली भेद रेखा रहती है, जैसे मैं एक आपने कभी सुना हो, इस्कॉन के गौर गोपाल दास है, उसकी काफी वीडियोस में सुनता रहता हूँ। ये जीवन बहुत अच्छा, मेरे को एक इसकी स्पीच लगी थी, मैं थोड़ा इनके साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि एक बार फुटबॉल का मैच था, कोई देश दो टीम के बीच में मैच था, और एक टीम का जो गोलकीपर है ना, वो बीमार हो गया अगले दिन। तो ही कैन प्ले, वो प्ले नहीं कर सकता है, गोलकीपिंग नहीं कर सकता है। उसका कैप्टन बड़ा परेशान था। तो ऐसे ही बेचारा परेशानी में घूम रहा था, उसने देखा कि एक लॉरी था, ट्रक था, ट्रक में से खरबूजे डाउनलोड कर रहे थे लोग। तो वो क्या कर रहे थे, ऊपर 3-4 लोग थे, खरबूजा फेंक रहे, नीचे एक बंदा है कि उधर से लिया उधर से लिया, ये सब करके जबरदस्त कोई भी एंगल से खरबूजा आता वो पकड़ लेता था। तो उसको लगा इस टाइम द बेस्ट गोलकीपर, तो उसने उस गोलकीपर को ले गया, दूसरे दिन उसको लगा दिया गोल में। और सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि ऑपोजिट टीम जो थी उसके 100 गोल बन गए, इनका एक भी नहीं बना। क्या हुआ, क्योंकि वो खरबूजा पकड़ के यूं डालने का आदत था उसका, तो वो जैसे खरबूजा पकड़ा और अपने गोल में डाल दिया। एग्जैक्टली वी आर डूइंग द सेम। अगर सामने गवर्नमेंट का लिमिटेशन आता है, वो हमको बोलता है कि आप चेक लिस्ट से करो, वी गेट द खरबूजा और उनके गोल अपने गोल में डाल के उसको जिता देते हैं। जैसे ये सारी प्रक्रिया हमारी टूट जाती है। तो वो कैप्टन ने वो देखा कि गोल तो पकड़ देते हैं, लेकिन गोल कहाँ डालता है वो देखा नहीं उसमें। तो हम ध्यान में रखते कि भाई उस गोलकीपर का काम है बॉल को पकड़ के सामने बॉल को फेंकना, ना ही पीछे फेंकना। और ज्यादातर हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फैसिलिटेटिंग जो एजेंसीज है, वो लगभग जब गवर्नमेंट प्रोग्राम में जाते हैं, दे मिस द ऑब्जेक्टिव एंड दे और ऑलवेज उसको जिता देती है सरकार को। तो आप देखो गवर्नमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिपोर्ट में कोई फेलियर नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है, उसकी बात नहीं करें, बट यू नो सिर्फ पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोग्राम। पहले उस मोड से हम निकल जाए, इस एन अप्रोच, और अप्रोच में काफी लचीलापन है, उस लचीलापन को समझे, तो रिजिडिटी हम ऑप्शन में नहीं लाए। दैट वाज द मैसेज फॉर सोशल एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो मेरा आज का लेक्चर था, उसका क्लियर मैसेज ये है कि हम किसी चीज में बंधे नहीं, और लेट्स कीप आवर आईज ओपन, कीप आवर ईयर्स ओपन, so that we can listen, we can see, and then analyze करने के बाद हम कुछ बोले। ठीक है, तो कंक्लूड करें आपके लेक्चर्स को। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।